नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार +2 शिक्षक गया गाइडेंस प्रोग्राम के 10th क्लास क्रैश कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का नेक्स्ट अध्याय पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आपके बोर्ड 2022 के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज का जो अध्याय है बच्चों, वो 2 अध्याय है। भूगोल में खनिज संसाधन, दूसरा अध्याय है शक्ति ऊर्जा संसाधन। ठीक है, खनिज संसाधन पहला अध्याय है। पहला अध्याय हम लोग शुरू करते हैं। पहला अध्याय खनिज संसाधन। जैसा कि आप लोग जानते हो बच्चों, खनिज की परिभाषा होती है जिन पृथ्वी के अंदर से जो वस्तु खोद के निकाला जा रहा है, जो तत्व निकाला गया, उसे खनिज पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो साधारण सी भाषा में हम लोग यही बोलते हैं। और देखते होंगे कि ज़मीन के अंदर से बहुत सारी वस्तुएं खोद खोद के निकाली जा रही हैं। ठीक है, कोयला हो या फिर किसी तरह का लोहा हो, धात्विक खनिज हो या फिर कोई भी अधात्विक खनिज हो, ज़मीन के अंदर ही अधिकांशतः खनिज मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह खनिज एक बहुत बड़ी संसाधन है आज के आधुनिक युग के लिए। ठीक है, खनिज अगर जो नहीं रहेगा तो आज का आधुनिक युग में विकास की दौर कहो कि समाप्त हो जाएगी या कम हो जाएगा। बिना खनिज पदार्थ का आज का आधुनिक युग नहीं चल सकता है। तो इस अध्याय में बच्चों, इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, वो है एक धात्विक एवं अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, तुलना कीजिए। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न ये आने की संभावना है बच्चों। बोर्ड ने एक बार पूछा है इसे, और फिर भी मैं एक बार पूछा, दोबारा पूछने की संभावना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस अध्याय के लिए। तो धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर आपको बताना है। तो उसमें आप उसको लिखने के इसका आंसर लिखने के लिए आपको सबसे पहले आपको दिखाना होगा कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं या खनिज के प्रकार। क्योंकि खनिज कह रहा धात्विक अधात्विक, तो बोर्ड आप तो समझाओगे ना। खनिज 2 भागों में विभाजित होता है, धात्विक और अधात्विक। ठीक है, जिसमें धातु प्राप्त होगा उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जिसमें धातु प्राप्त नहीं होता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। पहला अंतर तो यही हो गया कि जिसमें धातु प्राप्त हुआ वो धात्विक खनिज, जिसमें धातु नहीं प्राप्त हुआ वो अधात्विक खनिज। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर आप दे सकते हो कि धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लौह युक्त खनिज, दूसरा होता है अलोह युक्त खनिज। उसका उदाहरण आप दे देना, क्योंकि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज का उदाहरण आपको देना चाहिए। कि अंतर दिखा रहे हो तो उदाहरण तो देना ही देना चाहिए। तो इसमें लौह खनिज जो है, जिसमें लौह की मात्रा प्राप्त होगी, जैसे लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट आदि। इसमें लौह तत्व की मात्रा प्राप्त होती है। जिसमें लौह तत्व नहीं प्राप्त होते हैं उसे अलोह तत्व खनिज कहते हैं, जैसे सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव बराबर पूछ देता है बच्चों यहाँ पर कि सीसा धात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना कि सीसा एक अधात्विक खनिज है और अलोहयुक्त खनिज है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखोगे कि अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज दोबारा 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं, कार्बनिक खनिज, अकार्बनिक खनिज। जिसमें कार्बन की मात्रा प्राप्त होती है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा जिसमें नहीं होती है उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं। इसका भी उदाहरण आप दे देना। और कार्बनिक खनिज में ईंधन खनिज, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। ठीक है, अकार्बनिक खनिज में अब्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज किसे कह रहे हैं। ठीक है, ये पहला अंतर तो ये हो गया। एक चीज हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि हीरा क्या है, धात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज है। ये आपके लिए एक होमवर्क रहा। ठीक है, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। इसके बाद इसमें हम लोग इसका अंतर लिखेंगे धात्विक और अधात्विक खनिज में। ठीक है, तो धात्विक खनिज में पहला लिखेंगे, धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। आग्नेय चट्टान मीन्स जो पृथ्वी के अंदर से जो ज्वालामुखी फूटता है बच्चों, तो पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है। तो लावा जब निकलता है तो अपने साथ बहुत सारे धात्विक खनिज लेकर निकलता है। ठीक है,
बहुत सारे धात्विक खनिज, वो लोहा होता है, सोना होता है, चांदी होता है, तांबा होता है, बॉक्साइट होता है, बहुत सारे धात्विक खनिज वो लेके निकलता है। ठीक है, उसी तरह ये इसलिए धात्विक खनिज किस चट्टान में पाए जाते हैं? आग्नेयी चट्टान में। और धात्विक खनिज कहां पाए जाते हैं? ये परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है धात्विक खनिज को गलाने से हमें धातु प्राप्त होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि धात्विक खनिज में धातु होते हैं। ठीक है, धातु जिसमें होता है वो धात्विक खनिज, तो गलाओगे उसे तो उसमें धातु प्राप्त होगा। जबकि अधात्विक खनिज को जैसे ही गलाओगे या आग लगाओगे उसमें तो वो जलकर राख हो जाता है। क्या? राख में परिवर्तित हो जाता है, या पेट्रोलियम जैसे पदार्थ को वो गायब हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद धात्विक खनिज कठोर और चमकीले होते हैं। धात्विक खनिज जो भी होता है वो कठोर होता है और चमकीला होता है, यानी भारी होता है ना। अधात्विक खनिज प्रायः चमक नहीं होती है। किसी किसी अधात्विक खनिज में चमक होती है, लेकिन अधात्विक खनिज में चमक नहीं होती है। उसके बाद धात्विक खनिज को पीटकर तार या चदरा बनाया जाता है। जैसे लोहार के यहाँ देखते हो कि धात्विक लोहा को पीट पीट कर वो कोई भी शेप दे देता है, कुल्हाड़ी बना लेता है, या फिर तलवार बना लिया, चाकू बना लिया। तो वो, या सोनार के यहाँ देखते हो कि चांदी और सोना को वो पीट कर अलग अलग तरह का आपको अंगूठी बना लिया, या फिर कान का, नाक का, इस तरह का बहुत सारा बना देता है सोनार। धात्विक खनिज को पीटकर तार या चदरा बनाया जा सकता है, लेकिन अधात्विक खनिज को जैसे ही तुम पीटोगे ये टूट जाएगा। जैसे कोयला को उठाकर पीटना शुरू कर दो तो कोयला क्या होगा? अवरक को उठाकर पीटना शुरू कर दो, क्या होगा? टूट जाएगा ये, है ना। धात्विक खनिज पीटने से टूटता नहीं है, लेकिन अधात्विक खनिज पीटने से टूट जाता है। बस इसका इतना ही अंतर है बच्चों। ठीक है, ये कुछ खनिज हम आपको दिखा रहे हैं, खनिज पदार्थ। ये प्राकृतिक में, नेचर में इसी रूप में मिलता है। जैसे लौह खनिज एक चट्टान के रूप में, काला रूप में मिलता है। सोना इस तरह का मिलता है, चमकीला रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा और कम चमकीला रहता है प्राकृतिक रूप में। अब्रक इसी तरह लेयर में मिलता है, आप लोग अब्रक देखे होंगे भी। ठीक है, ग्रेफाइट ये बिल्कुल इस तरह काला होता है ना, जिसका पेंसिल वगैरह आपका बनता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न इसमें बन रहा है बच्चों, भारत की खनिज पेटियों का नाम लिखकर किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। खनिज पेटी, ठीक है, खनिज पेटी का नाम लिखना मीन्स कि जहां जहां भारत में खनिज पदार्थ मिल रहा है, जितने भी खनिज पेटियां हैं, लोहा, चांदी, सोना, पेट्रोलियम पदार्थ, जहां जितना भी खनिज मिल रहा है भारत में, पूरे खनिज की बात कर रहा है, किसी एक खनिज की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पूरे खनिज की बात कर रहा है। तो भारत में खनिज अलग अलग क्षेत्रों में मिलता है। तुम जानते हो कि झारखंड में बहुत ज्यादा खनिज मिलता है, सुने हो। छत्तीसगढ़ में भी सुने हो कि बहुत खनिज मिलता है। मध्य प्रदेश में सुने हो, कर्नाटक में सुने हो कि खनिज बहुत मिलता है। ठीक है, तो खनिज, उसी खनिज की बात कर रहा है कि खनिज जो है भारत में कितने पेटी में मिलता है। पेटी में मीन्स कि जो भूगोल की भाषा में उसको पेटी कहा जा रहा है कि जितने क्षेत्र में खनिज प्राप्त हो रहे हैं वो एक पेटी है। ठीक है, एक भरा हुआ संदूक है, उसमें खनिज पदार्थ अलग अलग नेचर ने भर के रखा हुआ है। ठीक है, तो कहां मिलता है उस चीज को पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे? भारत की भूगर्भिक संरचना अत्यधिक विविधता पाई जाती। भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, ये भारत का मानचित्र मैं दिखा रहा हूं आपको, तो इसमें भूगर्भिक संरचना में विविधता पाई। भूगर्भिक संरचना में उत्तर में आपको हिमालय पर्वत श्रेणी है, उसके दक्षिण में जो है ये आपको बृहद गंगा, यमुना और सिंधु, ब्रह्मपुत्रा का मैदानी क्षेत्र है। उसके दक्षिण में जो है ये पठारी गोंडवाना, ये पठारी क्षेत्र है। ठीक है, दक्षिण का पठार है। ठीक है, तो यहां बहुत सारी विविधताएं हैं भूगर्भिक संरचना की। ठीक है, तो उसी संरचना की विविधता के कारण जो है यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो और कहता है कि प्राचीन चट्टानों में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ मिलते हैं।
क्योंकि प्राचीन चट्टानों में बहुत सारा खनिज, जैसे कि पेड़ पौधा दब गया तो क्या हुआ, कोयला का रूप ले लिया, तो बहुत सारा जीवाश्म दब दब कर या खनिज पदार्थ दब कर अपने रूप में परिवर्तन कर लिया। तो वो प्राचीन चट्टानों में ही हो सकता है। जितना प्राचीन चट्टान रहेगा उसमें उतना ही बेहतर खनिज पदार्थ मिलेंगे। ठीक है, तो अधिकांश खनिज कहां मिलते हैं, प्राचीन चट्टानों में मिलते हैं। तो इस खनिज भारत में जो खनिज मिलते हैं उस अनुसार भारत को 3 प्रमुख खनिज पेटियों में बांटा गया है, जहां जहां खनिज मिलते हैं। तो कौन कौन 3 पेटी है? पहला खनिज पेटी जो है वह है उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो ये हो गया आपका उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। ठीक है, इसको कहते हैं भारत का उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र, दूसरा दक्षिण और पश्चिमी पठारी क्षेत्र, ये वाला भाग है। ठीक है, तीसरा है उत्तरी पश्चिमी पठारी क्षेत्र, ये जो देख रहे हो उत्तरी पश्चिमी पठारी क्षेत्र, ये वाला भाग है। ठीक है, तीनों भाग आप समझ गए, क्लियर है। अब इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, लिखेंगे, ठीक है, और समझेंगे। पहला हमने कहा उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में क्या है, ये कहता है कि सबसे ज्यादा खनिज कहीं मिलता है तो इसी पठारी क्षेत्र में मिलता है। इसका पहला पॉइंट लिखोगे कि यह खनिज पेटी जो है सबसे ज्यादा यहां पर खनिज पेटी। एक चीज हम बता दिए बच्चों, पिछले बार भी हम बताए थे कि जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखो या लघु उत्तरीय प्रश्न लिखो तो उसे पॉइंट वाइज जरूर लिखना। 1 2 करके लिखोगे या पॉइंट वाइज लिखोगे, नंबर ज्यादा मिलेगा, बहुत अच्छा नंबर देता है एग्जाम में अगर जो पॉइंट वाइज आप लिखते हो तो। ठीक है, हम हर प्रश्न का उत्तर इसी तरह आपको लिख के बता रहे हैं। उसमें आप मैटर आप चेंज कर लो, अगर जो आपको लगता है कि मैटर आप इससे बेहतर दे सकते हो तो दो। ठीक है, तो इसमें है भारत का सबसे धनी खनिज पेटी हो गया ये। दूसरा पॉइंट इसमें लिखोगे उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में, दूसरा पॉइंट है कि यहां क्या क्या मिलता है, कोयला, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, थोरियम, चूना पत्थर, जितना भी मैग्नीज जानते हो नाम सब इसमें डाल दो, सब यहां मिलता है। यूरेनियम, थोरियम सब मिलता है यहां पर। ऐसा कोई खनिज पदार्थ नहीं है जो कि यहां पर नहीं मिलता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख दो, इस खनिज पेटी के अंतर्गत तेलंगाना का पठार, छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार इत्यादि आता है। ठीक है, आप मैप में देख लो एक बार। देखो ये क्षेत्र जो है पूरा आपको झारखंड हो गया, छोटा नागपुर का पठार, तेलंगाना का पठार, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, जितना भी यहां पे है सब का सब पठारी क्षेत्र है। इसमें आप राज्य भी लिख सकते हो, पठार नहीं लिखकर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये भी आप यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र। ठीक है, पहला तो हो गया उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, दूसरा दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र। दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र में लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, यहां सोना मिलता है। सबसे बड़ी चीज है कि कर्नाटक में 3 ऐसे खान है जहां की सोना मिलता है, सोना की उपज होती है, उत्पादन होता है, वहां पर सोना मिलता है। तो वहां लोहा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा अगर जो कहीं मिलता है तो वो कर्नाटक में ही मिलता है। ठीक है, तो यहां पर जो इस दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र में आप कहो कि खनिज इससे कम मिल रहा है, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र से इस खनिज इसमें कम मिल रहा है, लेकिन खनिज की क्वालिटी है यहाँ की, खनिज महंगा, बहुत ज्यादा महंगा है और सबसे बढ़िया क्वालिटी का खनिज यहाँ मिल रहा है। सोना मिलना तो बहुत बढ़िया क्वालिटी हो गई ना, सोना कहाँ मिलता है, बहुत कम जगह मिलता है। तो ये क्षेत्र कौन कौन सा है इसमें, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, तमिलनाडु का पठारी क्षेत्र और केरल का पठारी क्षेत्र जो है यहां का, यहां पर ये खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, तीसरा जो है उत्तर पश्चिमी पठारी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी पठारी क्षेत्र बच्चों, ये मैप में हमने यहां दिखाया, ये वाला उत्तर पश्चिमी पठारी क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र, ठीक है, यहां पर मुख्य रूप से खनिज पदार्थ मिलते हैं। इसमें
उत्तर पश्चिमी पठारी क्षेत्र में क्या मिलता है? चांदी मिलता है, शीशा मिलता है, जस्ता मिलता है, तांबा मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है। ठीक है, संगमरमर, जिप्सम, चूना पत्थर, नमक, ये सारा का सारा जो है खनिज पदार्थ यहां प्राप्त होते हैं। एक चीज बता दें, ताजमहल का जो निर्माण हुआ, जो संगमरमर वहां मिला है उत्तम क्वालिटी की, वो इसी क्षेत्र से ले जाया गया है। इसी क्षेत्र से, दक्षिण उत्तरी पश्चिमी पठारी क्षेत्र से ही आपको ताजमहल का संगमरमर लिए जाया गया। सबसे उत्तम क्वालिटी की वहीं से संगमरमर मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो है ये क्षेत्र कौन सा है? खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणी। ठीक है, ये दोनों गुजरात का क्षेत्र है। तो आप गुजरात और राजस्थान भी लिख सकते हो, ऐसे यहां भी ये भी लिख सकते हो, खंभात की खाड़ी से अरावली की श्रेणी तक ये पठारी क्षेत्र में खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आंसर क्लियर हो गया। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न जो बन रहा है इस अध्याय में, वो है मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। ठीक है, मैग्नीज का उपयोग बच्चों बहुत चीज में होता है। जैसे कि आप जंगरोधी इस्पात बना रहे हो, या माचिस बना रहे हो, या फिर कीटनाशक दवाइयां बना रहे हो, उसमें मैग्नीज का उपयोग होता है। तो इसे आप याद कर लेना कि जंगरोधी इस्पात, मिश्र धातु या शुष्क बैटरी बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है। फोटोग्राफी में भी मैग्नीज का उपयोग हो रहा है। चमड़ा उद्योग में, माचिस उद्योग में, पेंट में, कीटनाशक दवाइयां इत्यादि बनाने में मैग्नीज का उपयोग हो रहा है। मैग्नीज सबसे ज्यादा कहां मिलता है? तो उड़ीसा में मिलता है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव ये पूछ सकता है कि मैग्नीज सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादित होती है, तो वो उड़ीसा लिखोगे। ठीक है, तो कहां कहां मिलता है मैग्नीज? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्यों में मैग्नीज प्राप्त होती है। ठीक है, ये लघु तरीय प्रश्न था। लघु तरीय प्रश्न में मैं बार बार बता रहा हूं कि 50 से 60 शब्द मैक्सिमम में आपको आंसर देना है, और इसी 50-60 शब्द में जो पूछ रहा है उतना लिखो, फालतू कहानी नहीं लिखना। ठीक है, लिखने का फालतू कहानी तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी नहीं है। अगला जो प्रश्न बन रहा है बच्चों, खनिजों के संरक्षण और प्रबंधन से क्या समझते हैं? खनिज का संरक्षण और प्रबंधन क्या हो गया? कि खनिज की सुरक्षा, बचाओ, खनिज बचाओगे तभी तो विकास करोगे। जैसे कि अगर जो आपके पापा जितना पैसा कमा रहे हैं महीने का, वो 2 दिन में उड़ा देंगे, तो महीने का 28 दिन फिर कैसे काम चलेगा? पैसा बचाओगे तभी तो पूरे दिन, पूरा महीना काम चलेगा। या कुछ और बचा के रखोगे तो बुढ़ापे में पापा का काम आएगा, तुम्हारी जो है पढ़ाई में काम आएगी। तो बचाना, संरक्षण करना, वही चीज कह रहा है कि खनिज की संरक्षण करोगे या प्रबंधन करोगे तो तुम्हारा अगला जनरेशन भी इसको भोगेगा और अपना देश का विकास उतना ही तेज होगा। तो इसमें क्या लिखोगे? खनिज संसाधन में, खनिज संसाधन एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, जो कि कभी दोबारा नहीं बन सकता है, प्राप्त हो सकता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और वर्तमान में विकास का सबसे बड़ा आधार है खनिज। अगर जो खनिज नहीं रहेगा तो विकास होगा? कोई विकास ही नहीं होगा। जो आप देख रहे हो मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी वगैरह जितना देख रहे हो सब खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग बैलगाड़ी पर आ जाएंगे, रोड सड़क भी नहीं रहेगा, खनिज नहीं रहेगा, तो जान लो। तो कुछ भी कल्पना ही नहीं कर सकते बिना खनिज के आज आधुनिक युग में। ठीक है, अतः इसका संरक्षण, प्रबंधन मानव भविष्य के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए खनिज का उपयोग कैसे करेंगे? इसका उपयोग विवेकपूर्ण, योजनाबद्ध तरीके से और समुचित उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ खनिज का उपयोग किए, कुछ फेंक दिए, है ना। जैसे कि लोहा आया खदान से निकल के, आधा लोहा यूज किया, आधा फेंक दिए, वैसे काम नहीं चलेगा। उसका एक एक पार्ट यूज करना और बार बार यूज करना है। निरंतर दोहन का पर नियंत्रण, जितना कोयला, लोहा या पेट्रोलियम पदार्थ निकाल रहे हैं, आज देखो उदाहरण सबसे बढ़िया है पेट्रोलियम पदार्थ का। पेट्रोल खत्म होने की स्थिति में आ गई। ठीक है, अब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो अब गाड़ी कैसे चलेगा? अब सब लोग जो है बैटरी की गाड़ी खरीदना शुरू कर रहे हैं या फिर सीएनजी की गाड़ी खरीदना शुरू कर रहे हैं। तो सीएनजी भी तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन बैटरी की गाड़ी अभी तक बहुत बेहतर नहीं आई है। पेट्रोल की गाड़ी ही लोग पसंद कर रहे हैं, डीजल की गाड़ी पसंद कर रहे हैं। तो इसका निरंतर दोहन पर नियंत्रण,
उतना ही गाड़ी चलाओ जितना पेट्रोल आपका बचता है, ठीक है, जितना आपका काम है। पेट्रोल अगर जो बचाओगे तो भविष्य के लिए तुम्हारे ही काम आएगा। ऐसा नहीं कि 1 लीटर तुम बचाओगे तो पूरा देश, लेकिन पूरा देश थोड़ा थोड़ा बचाएगा 1-1 लीटर, तो पूरा देश में 1 लीटर से बहुत ज्यादा गाड़ियां चलने लगेगी। तो निरंतर दोहन पर रोक लगाना चाहिए। खनिजों के अवशिष्ट स्क्रैप पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। अब जैसे कि लोहा, बहुत सारा देखते हो कि कबाड़ी का दुकान रहता है, तो कबाड़ी के दुकान में जो कबाड़ में जो जाता है सामान, उसको फिर से स्क्रैप में, उसको फिर से कहो कि फिर से उसे बनाया जाता है, कोई वस्तु बनाया जाता है पिघला कर। लोहे को पिघला दिए, या अल्युमिनियम गया तो अल्युमिनियम को पिघला दिया, पीतल है तो पीतल को पिघला कर एक नया सामान तैयार किया जाता है, ठीक है। तो उसको बार बार स्क्रैप जो होता है अवशिष्ट, उसी को स्क्रैप, कबाड़ी वाले दुकान में जो सामान आते हैं उसको क्या कहते हैं, स्क्रैप या अवशिष्ट। स्क्रैप उसको भी बोलते हैं जो फैक्ट्री में कटिंग छटिंग के बाद जो बच जाता है, ठीक है, बहुत सारा छोटा छोटा लोहे का जो टुकड़ा बच गया तो उसको स्क्रैप कहते हैं। तो वो सब को फिर से उपयोग करने में सबसे ज्यादा बुद्धिमानी होती है, ठीक है। यानी कि खनिज को हम लोग बार बार, कुछ खनिज जो बार बार उपयोग करने लायक है उसको हम लोग कर सकते हैं, खासकर धातु खनिज, है ना। तो उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, कच्चे माल के लिए सस्ते और आसान विकल्पों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अगर जो कोई वस्तु, हम लोग देख रहे हैं कि आज के डेट में प्लास्टिक की कुर्सी बहुत ज्यादा बन रही है, लोहे की कुर्सी समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि लोहे का इस्तेमाल हम लोग दूसरे जगह कर रहे हैं और प्लास्टिक उसका एक विकल्प के रूप में आ गया। तो प्लास्टिक की कुर्सी या प्लास्टिक का बहुत सारा सामान हम लोग यूज करने लगे हैं, ठीक है। हालांकि प्लास्टिक बहुत अच्छी चीज नहीं है। उसके बाद बच्चों, इस अध्याय में जो है नेक्स्ट प्रश्न बन रहा है, खनिजों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिज जो है उसकी मुख्य विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो इसकी विशेषता क्या हो सकती है? इसकी विशेषता है खनिजों का वितरण जो है असमान है, पूरे भारत में या पूरे विश्व में देख लो, कहीं भी खनिज, कोई भी खनिज समान रूप से नहीं फैला हुआ है। कहीं खनिज है तो कहीं खनिज बिल्कुल नहीं है, और कहीं खनिज बहुत ज्यादा है ना। तो खनिजों की असमान वितरण है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, खनिजों की उत्पत्ति भूगर्भिक प्रक्रिया के द्वारा हुई है। अभी हमने बताया कि ज्वालामुखी जब विस्फोट किया तो उसके अंदर से बहुत सारा खनिज पदार्थ बाहर निकले हैं, है ना, बहुत सारा धात्विक खनिज निकला है। तो भूगर्भिक प्रक्रिया, उसके बाद जो है भूगर्भिक प्रक्रिया वो हो गया। दूसरा है कि परतदार चट्टानों में खनिज दब कर जो है अपना रूप बदल लिया, जैसे कि लकड़ी कोयला के रूप में आ गया। तो इस तरह जो है भूगर्भिक प्रक्रिया के द्वारा बहुत सारे खनिज निर्मित हुए हैं। अधिक गुण वाले खनिज कम मात्रा में मिलते हैं, कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, लेकिन सोना बहुत कम मात्रा में मिलता है। आग्नेयी चट्टानों और कुछ अवसादी चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा खनिज मिलता है तो वो रूपांतरित चट्टानों में मिलता है, ठीक है। खनिज जो है अपना रूप बदल लिया, चट्टान का रूप बदल गया, तो उसी को कहते हैं खनिज। सबसे ज्यादा खनिज मिलता है तो वो रूपांतरित चट्टान में मिलता है। इस अध्याय में बच्चों इतना है। उसके बाद जो है इसमें आपको लघु तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसको देख लीजिए कि इस अध्याय से कौन कौन पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ में, इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, ठीक है। तो इसमें आपको लौह अयस्क और कोयला का प्रकार जो है दोनों को मिला दे रहा है, क्योंकि दोनों का नाम थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करना। लोहे का प्रकार और लौह अयस्क का प्रकार और कोयले का अयस्क का प्रकार दोनों को याद कर लेना, समझ लेना इस चीज को, ठीक है। बराबर पूछ देता है कि इनमें से कौन लौह अयस्क का प्रकार है या फिर यहाँ पर कोयले का प्रकार है, ठीक है। तो इसमें प्रश्न जो है आपका, इनमें से कौन लौह अयस्क का प्रकार है, तो हेमाटाइट जो है ये लौह अयस्क का प्रकार है, ठीक है। यहां पर हमने लिख दिया है लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, पीट, ठीक है। ये आपका लौह अयस्क है। सबसे बेहतर
लोएस्ट मैग्नेटाइट है, सबसे बेहतर लोएस्ट का अगर जो कोई है तो वो मैग्नेटाइट है। यह भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ देता है कि इनमें से कौन सा जो है सबसे उत्तम क्वालिटी का लोएस्ट है, तो मैग्नेटाइट ये आपको कर्नाटक के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न जो बन रहा है, इनमें से कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, तो वो है कर्नाटक। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, ओडिशा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ओडिशा जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है, अभी अभी हमने बताया था यहां पर। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। ठीक है, बेलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है, तो वो लौह अयस्क है। बेलाडीला खान जो है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है बच्चों, ये छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी किसे होती है, तो सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी जो होती है बच्चों, वो खाद्यान्न कर्मियों को होता है। खाद्यान्न कर्मियों को जो है जमीन के अंदर जाना पड़ता है, हजारों फीट नीचे जमीन से, तो उनको जो होता है ऑक्सीजन मिलने में उनको कमी होने लगता है, तो वो सांस लेने में उनको दिक्कत होने लगता है, उनको खांसी होने लगता है, तो हर समय लगेगा कि दम घुट रहा है, इसलिए इसको दम घोटू बीमारी भी कहते हैं। क्या, दम घोटू बीमारी, तो सिलिकोसिस नामक बीमारी है ये। अगला प्रश्न है, झारखंड का घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है, इसे याद कर लेना है ये। ठीक है, इस अध्याय से बच्चों इतना ही प्रश्न मुझे जो लगा सही वो मैं डाल दिया हूं। जो अगला अब अध्याय है उसको अब देख लो। आपका जो अगला अध्याय है वो है, अच्छा इस अध्याय में गृह कार्य भी मैं रखा हूं, एक दीर्घोत्तरीय, इसको देख लेना, अपने से बना लोगे। ठीक है, लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को लिखिए, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता, ये लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय, ये भी आने की संभावना है। ठीक है, तो अगला अध्याय जो आपका है बच्चों वो है शक्ति, ऊर्जा और संसाधन। शक्ति, ऊर्जा और संसाधन, जैसा कि आप जान रहे हो, ऊर्जा एक ऐसी चीज है आज के युग के लिए कि ऊर्जा के बिना भी हम लोग जीवन की कल्पना नहीं, आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिजली प्राप्त होती है, अभी लाइन 1 मिनट कट जाए तो कहोगे अंधेरा हो गया, परेशान हो जाओगे, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा, परेशानियां बढ़ जाएगी। अब तो बिजली से चार्ज होने वाली गाड़ियां भी आने लगी है, अब गाड़ी भी चार्ज नहीं होगा, तो सब चीज ऊर्जा से ही संबंधित है। ट्रेन रुक जाएगी, प्लेन रुक जाएगा। ऊर्जा मीन्स सिर्फ बिजली नहीं होता बच्चों, ऊर्जा का मतलब कोयला से जो मिलने वाला अग्नि है वो भी होता है, पेट्रोलियम पदार्थ से मिलने वाला ऊर्जा वो भी होता है, परमाणु से परमाणुविक ऊर्जा होता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा के अलग अलग प्रकार हैं, ऊर्जा जो मिलते हैं उसके अलग अलग प्रकार हैं। आजकल देख रहे हो वायु से, हवाओं से भी बिजली तैयार की जा रही है, ऊर्जा तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऊर्जा हो गया। इससे जो है आपका प्रश्न जो बन रहा है, पहला प्रश्न, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के 3 उदाहरण लिखिए। पारंपरिक और गैर पारंपरिक, इसे अच्छे से समझ लेना, प्रश्न आने की पूरी संभावना है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो ये 2 प्रकार की होती है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो पहला जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है वो है कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा इत्यादि जो है आपको पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। यानी कि देख रहे हो कि मैक्सिमम जितने भी ऊर्जा स्रोत हैं इसमें ये अनवीकरणीय है, एक बार समाप्त हो गया तो दोबारा प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ अगर जो जल विद्युत ऊर्जा को छोड़ दें, तो अगर जो जल रहेगा जब तक प्राकृतिक में तब तक आप प्राप्त कर सकते हो ऊर्जा। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में बच्चों पवन ऊर्जा, समुद्री ज्वार ऊर्जा, सूर्य भूतापीय इत्यादि, ये नहीं समाप्त होने वाले ऊर्जा संसाधन हैं।
तो इसका यह रहेगा इसका उत्तर। ठीक है, अगला जो प्रश्न इसमें बन रहा है, गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र का नाम लिखिए। गोंडवाना समूह भारत का ये मानचित्र दिख रहे हो बच्चा, भारत के मानचित्र में ये जो आपका भारत का दक्षिणी पठारी क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड कहलाता है। ये गोंडवाना लैंड जो है इसका कोयले के उत्पादन का सबसे बड़ा माने कोयला यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है और सबसे बेहतर क्वालिटी की कोयला यहाँ पर मिलती है। इसे गोंडवाना, और जबकि दूसरे देखो कोयला का भारत में दो क्षेत्र है, एक गोंडवाना लैंड समूह का है, एक टर्सरी। तो गोंडवाना लैंड का जो भी कोयला है वो सबसे उत्तम क्वालिटी का, और टर्सरी समूह का जो कोयला है वो लो क्वालिटी का है। ठीक है, तो गोंडवाना समूह की हम कोयले की बात करेंगे तो गोंडवाना समूह में 99% कोयला जो है वो आपको 20 करोड़ वर्ष पूर्व बना है। ठीक है, आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व इस कोयले का निर्माण हुआ है, और यहां पर 4 नदी घाटियों में यह फैला हुआ है। कौन कौन है? दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, वर्धा, गोदावरी नदी घाटी। ये राज्य का नाम लिखोगे तो राज्य हो गया झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि। ठीक है, इसको समझो अच्छे से। ये भारत है। ठीक है, भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड में जो ये आपको यहाँ पर गोंडवाना लैंड में जो पाया जाता है कोयला, ये आज से 20 करोड़ वर्ष पहले कहता है कि बना है, तैयार हुआ। तो 20 करोड़ वर्ष पहले जब जाओगे बच्चों तो उस काल को जुरासिक काल कहा जाता था, जबकि डायनासोर एज था। उस समय डायनासोर जिंदा था। डायनासोर जब जिंदा था उसके मतलब 20 करोड़ साल पहले जो हुआ था, डायनासोर की समाप्ति का एज शुरू हो गया था। वहां पर पृथ्वी पर हलचल शुरू हो गई थी। पृथ्वी पर हलचल शुरू होने के कारण डायनासोर समाप्त हो रहे थे, पेड़ पौधे सभी समाप्त हो रहे थे। तो क्या हुआ, सब पेड़ पौधा जमीन के अंदर दबने लगा। तो उसी दबने के क्रम में ही ये आपका पेड़ पौधे से कोयले का निर्माण हुआ, आज से 20 करोड़ साल पहले। ठीक है, तो वो क्या कहलाया? गोंडवाना समूह का कोयला कहलाया। और जो ये दूसरा जो हम बता रहे हैं टर्सरी समूह, ये टर्सरी समूह जो है उत्तर भारत में जो हिमालय पर्वत श्रेणी फैला हुआ है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी का जब निर्माण हुआ है उसी समय यह टर्शियरी समूह का भी कोयले का भी निर्माण हुआ। तो ये उत्तर भारत में आज से करोड़ों साल पहले, 20 करोड़ नहीं, 1.5-2 करोड़ साल पहले यहाँ पर हिमालय के निर्माण में ये टर्सरी युग के कोयले का निर्माण हुआ है। तो बहुत ज्यादा पुराना न होने के कारण ये कोयला क्वालिटी इसकी कम है। ठीक है, ये इसमें इस कोयले क्षेत्र में आपको आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब जगह ये टर्सरी एज का कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें ये सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल जो आपका बनता है इस अध्याय में, कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। ठीक है, कोयला का विभिन्न प्रकार कौन कौन सा है? कोयला 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, 4 प्रकार का कोयला है। जिस कोयला में जितना ज्यादा कार्बन मिलेगा वो उतना ही बेस्ट क्वालिटी का कोयला कहलाएगा। तो यहां पर मैं लिख दिया हूं, एंथ्रेसाइट में कार्बन 80% से अधिक मिलता है। दूसरा बिटुमिनस में 60 से 80% कार्बन मिलता है। लिग्नाइट में 30 से 60% कोयला मिलते हैं, कार्बन मिलता है। और पीट में 30% से भी कम कोयला मिलता है, कार्बन मिलता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे? एंथ्रेसाइट जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी की कोयला है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक प्रश्न और आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन है इन चारों में। ठीक है, आप जरूर इसका जवाब दीजिए। सबसे लो क्वालिटी का कोयला, सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला कौन है इन चारों में? ठीक है, चलिए इस सवाल का इतना ही आप जवाब लिखोगे। नेक्स्ट जो प्रश्न आ रहा आपका, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है?
पेट्रोलियम, जी सही सुन रहे हो आप, पेट्रोलियम, पेट्रोल, पेट्रोल से सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती है, पेट्रोलियम पदार्थ से बहुत सारे चीज में निकलते हैं, ठीक है, उसे खनिज तेल भी कहते हैं। तो खनिज तेल जो निकलता है ना जमीन से बच्चों, वो बिल्कुल तुम जब निकलते हुए देखोगे तो कहोगे कि सर ये तो कीचड़ है, बिल्कुल कीचड़ की तरह वो निकलता। उसके बाद उसको रिफाइन किया जाता है, उसमें से पेट्रोलियम, डीजल और मोबिल सब चीज अलग किया जाता है, ठीक है। आप जो सड़क देख रहे हो, कोलतार जो बन रहा है उसी से बन रहा है। तो पेट्रोलियम से कहता है कि कौन कौन सी वस्तुओं का निर्माण होता है, तो आप लिखोगे प्लास्टिक, साबुन, मोम, कीटनाशक दवाइयां, मोबिल तेल, कृत्रिम रेशा, किरासन तेल, डीजल, पेट्रोल आदि सब पेट्रोलियम पदार्थ से निर्मित हो रहे हैं। अगला जो प्रश्न इसमें बनेगा बच्चों आप लोगों के लिए वो है परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है। तो आप लोग जान रहे हो यूरेनियम सबसे पहले जानते हो, अभी तो परमाणु सारा दुनिया खेल रहा है, परमाणु बम। कोई कहता है मेरे पास यूरेनियम इतना ज़्यादा है, कोई देश कहता है कि मेरे पास इतना यूरेनियम है। उत्तरी कोरिया सबसे ज़्यादा हंगामा मचाए हुए हैं, है ना, कि मेरे पास इतना यूरेनियम है कि हम बहुत पूरे पृथ्वी को समाप्त कर सकते हैं। तो यूरेनियम इसका मुख्य धातु है, खनिज पदार्थ है, ठीक है। तो यूरेनियम, मोनाजाइट, थोरियम भी इसको कहते हैं, ठीक है। और भारत में जो मिलते हैं, भारत में ये सारा चीज मिलता है, यूरेनियम, मोनाजाइट, थोरियम सब मिलते हैं। इसके अलावा भारत में चेरालाइट, जिरकोनियम, ग्रेफाइट मिलता है, जिससे कि परमाणु शक्ति प्राप्त की जाती है। परमाणु शक्ति यहाँ बिजली के उत्पादन से है, ठीक है। अगला प्रश्न जो बन रहा है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। अब तो सौर प्लेट सब जानते हो, इस तरह का सौर प्लेट सारे लोग जान रहे हो कि एक सौर प्लेट छोटा सा गांव में ये सौर प्लेट लगा हुआ है ना। खंभा जो सड़क का जो लाइट जल रहा है गांव में या शहर में, इसी सौर प्लेट के माध्यम से जल रहा है। सौर प्लेट लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, एलईडी बल्ब, उसके बाद देखो दिन भर ये चार्ज होता है, रात में ये जलने लगता है। तो सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, तो वो चीज आपको बताना है कि कैसे होता है। इसमें कहली है कि सोलर प्लेट एक होता है, उसके निर्माण से इसके बाद प्लेट में CGM धातु होते हैं, जो कि सूर्य की पतली पतली एक तार होती है जिसमें सूर्य के प्रकाश पड़ता है, तो वहां पर फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप से सीधे विद्युत की में परिवर्तन हो जाता है। जो रोशनी पड़ रहा है वो किस प्रोसेस से, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा, है ना। फोटोवोल्टाइक, जैसे सूर्य की किरण आपको सीजियम के तारों पर पड़ा, तो वहां पर फोटोवोल्टाइक प्रोसेस के तहत धूप जो है विद्युत में परिवर्तन, इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसका यही प्रोसेस है, और इसमें जो है उसके बाद जो है आप इसका बिजली का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि आपको गांव घर में, शहर में सभी जगह इस तरह का प्लेट लगा हुआ है सड़कों पर बल्ब जलाने के लिए, या फिर घर में भी बहुत सारे लोग लगाए हुए हैं, ठीक है। ये प्लेट लगा दिए हैं, और इसमें जब सूर्य की रोशनी पड़ी तो ये आपको इनके जो सीजियम, ये जो पतले पतले देख रहे हो, ये सीजियम तार कहलाता है, धातु होता है। उसमें जो है फोटोवोल्टाइक सूर्य की रोशनी जैसी पड़ती है, यहाँ पर फोटोवोल्टाइक प्रोसेस के तहत ये सूर्य की रोशनी इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित हो जाता है, और आपको विद्युत बिजली या ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। बस ये 2-3 पॉइंट इसमें आप याद रखना, उसके बाद पूरा आप कहानी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न बनता है, सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट सुनने में लगता है कि कोई राजा महाराजा का राजपाट का कहानी किया जा रहा है, लेकिन सागर सम्राट एक्चुअल में बच्चों मुंबई, देख लो ये भारत का मैप है, भारत में ये मुंबई यहां पर है, ठीक है। मुंबई से 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, यानी कि अरब सागर के बीच में, ठीक है, समझ रहे हो ना। अरब सागर के बीच में मुंबई से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यहां पर एक
इस प्रकार का नाव बनाया गया, इस प्रकार का जहाज बनाया गया। ये जो देख रहे हो ना, ये वही है सागर सम्राट, ठीक है। इस प्रकार का एक जहाज बनाया गया है और इस जहाज के माध्यम से समुद्र के अंदर पाइप से, जैसे कि तुम ये करते हो ना घर में, सभी जगह देखते हो बोरिंग होता है, उसी तरह का यहाँ बोरिंग किया जाता है और समुद्र के अंदर से खनिज पदार्थ यानी कि ये आपको पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। यानी यहाँ खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन होता है, खनिज तेल का उत्पादन यहाँ होता है। कहाँ पर? सागर सम्राट में। तो सागर सम्राट क्या है? मुंबई से उत्तर पश्चिम में स्थित एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से भारत पेट्रोलियम पदार्थ या खनिज तेल का उत्पादन करता है। यह 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था या खोज हुई थी इसकी, इस प्लेटफॉर्म कि यहां पर पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है। तो ये क्या है? एक प्रकार का मंच बना दिया वहां पर सागर में जाकर, एक छोटा सा मंच बना दिया जहाज रूपी। उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? उसी को कहा जाता है सागर सम्राट कहा जाता है। तो सागर सम्राट समझ के थोड़ा सा भयभीत मत होना। सागर सम्राट मीन्स मुंबई से हटकर 176 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई हाई क्षेत्र का निर्माण किया गया है। वहाँ एक जलयान रूपी प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ से आपको खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इस अध्याय में जो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बन रहे हैं बच्चों, वो है किस राज्य में, पहला सवाल है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो याद रखना, आसाम में सबसे विशाल भंडार अभी पाया जा रहा है भारत में। दूसरा प्रश्न, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? वो है तारापुर। परमाणु ऊर्जा केंद्र का मतलब ये मत समझ लेना परमाणु बम, वो बिजली उत्पादन की बात यहां कर रहा है। तीसरा सवाल, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण वो होते हैं बच्चों जो प्राकृतिक से हम लोग कोयला पेट्रोल ये सब लेकर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो कोयला पेट्रोल क्या हुआ? वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। और ये कह रहा है कि नहीं है। सवाल एक चीज और बता दें कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सवाल हड़बड़ में मत पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। है लिख रहा है या नहीं है लिख रहा है? तो यहां पर नहीं है लिख रहा है। तो नहीं है प्राथमिक ऊर्जा, तो वो है विद्युत। चूंकि कोयला से या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से तो ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हो रहा है। तो पहला निर्माण कौन किया? कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो दूसरा स्टेज क्या हो गया? विद्युत। तो द्वितीय ऊर्जा का स्रोत हो गया विद्युत, इसलिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत विद्युत नहीं है। अगला सवाल जो है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। तो गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा, ठीक है। अगला सवाल, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, अभी हमने बताया। अगला सवाल, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यह सतलज नदी पर अवस्थित है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो यह तुंगभद्रा पर है, याद रखना। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो वो राजस्थान में है। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से जो प्राप्त हो रही है रोशनी, उससे सबसे ज्यादा ऊर्जा किस राज्य में प्राप्त होने की संभावना है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान में गर्मी बहुत गिरती है, ऐसे याद रखना, गर्मी बहुत गिरती है, इसलिए वहां रेगिस्तान है, इसलिए वहां सौर ऊर्जा प्राप्त होने की सबसे ज्यादा संभावना है। कहां है? राजस्थान, ठीक है। तो इन्हीं सब प्रश्नों के साथ बच्चों, इसमें जो है ग्रीक कार्य में एक दे दिए हम, लौ एस्क का वर्गीकरण कर इनकी विशेषताओं को लिखिए। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको आप अपने से सॉल्व कर लेना और देख लेना इसको, ठीक है। इससे ये जो भी अध्याय में मैं चैप्टर में आपको प्रश्न उत्तर बता रहा हूं बच्चों, अधिकांश प्रश्न
आपके एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि 10 वर्षों का जो मैं प्रश्न देखा हूं उसमें उसके प्रश्न पूछने की ट्रेंड को देखते हुए लगता है कि इन्हीं सब प्रश्नों से बिहार बोर्ड जो है प्रश्न आपको पूछ सकता है 2022 में। तो आप इसको देख लेना और परीक्षा की तैयारी आप अपने तरीके से करो और नोट्स जो बनाए हो उसको जरूर पढ़ना, ठीक है। अपने नोट्स को याद करो, पढ़ो, और उसके साथ गया गाइडेंस में जो भी हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, प्रश्न वगैरह हम लोग दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, उसको जरूर कवर करना, ठीक है। उसके बाद मैं दावा ठोकता हूं कि आप लोग 100% नंबर लाओगे, ठीक है। कहीं से कोई अंक नहीं छूटने वाला। आपका नोट्स और गया गाइडेंस का प्रोग्राम का नोट्स दोनों मिलकर आपके एग्जाम को बेहतर बना देगा। चलिए इन्हीं बातों के साथ बच्चों आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।